क्या चाहिए? चैटिंग में क्या बोल रहे हो? सर प्लीज म्यूट ऑल. केलं सर्वांना. हाय गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. सर्वांना शुभ संध्याकाळ. ओके लेट स्टार्ट. चलिए, कल हमने अविपैक नॉमेनक्लेचर देखा था. एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल दिया है उसको ठीक से देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. वो होने के बाद अब हम अगला वाला पेज लेते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अल्कोहल का चैप्टर हो, फिनॉल का हो, अल्डेहाइड का हो, एक ही होता है. उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसकी रिएक्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो प्रिपरेशन में. एक तो हमको उनको दो तरीके से प्रिपेयर करना है. एक अल्कोहल से, आपके सामने है ये, देखिए. एक अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हम और दूसरा हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे. मतलब ये दो रॉ मटेरियल रहेंगे. रॉ मटेरियल समझता है ना? टेबल प्रिपेयर करना है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, बोलो जरा. टेबल अगर हमको करना है, यस, वुड विल बी द रॉ मटेरियल. बाकी के लोग बोलो, कम ऑन क्विक. टेबल प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल है वुड, राइट. तो सिंपल सी बात है यार. सिंपल सी बात क्या है कि हम अब टेबल रॉ मटेरियल वुड है, तो वुड से टेबल मेन रॉ मटेरियल वुड है, लेकिन उसके साथ और दूसरा भी यूज करेंगे ना. अब वुड के साथ बांबू यूज कर सकते हो, वुड के साथ आयरन यानी लोखंड लोहा यूज कर सकते हो, वुड के साथ और कोई आप नीम यूज कर सकते हो. अलग अलग, मतलब मेन रॉ मटेरियल अपना अल्कोहल है, लेकिन उसके साथ हम एचएक्स यानी हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे, SOCl2 यूज कर सकते हैं, PX3 यूज कर सकते हैं. एक्स का मतलब हैलोजन होता है. तो ऐसे अलग अलग मेथड्स है, उनको मैंने यहाँ पे समराइज किया है. वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स अगर है तो उनसे भी अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर किया जाता है. फ्री रेडिकल, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन. ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? मैंने जो समरी लिखी है वो समझ में आई क्या? चलिए, तो आगे चलते हैं अब. राइट, डोंट सेव, आगे चलो. तो ये पूरी समरी सैंडमेयर्स रिएक्शन है. फिर अल्कीन का यूज करना है हमको. अल्कीन में दो तरीके हैं, हाइड्रोजन हैलाइड और हाइलोजन. नाही काही शिकवलं रे बाळ्या. कोण आहे रे ते अॅनोटेट करते, डोक्याला ताण दे रे दररोज दररोज. हा, चलो, काही जास्त शिकवलं नाही, चला. आणि उसके बाद क्या है, अभी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है, उसमें सब देखना है. बहुत डिटेल में जाएंगे, मस्त जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. तो सबसे पहले है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. चलिए, सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बेटा? अल्कोहल से, राइट. तो अल्कोहल से कैसे करेंगे हम? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग अल्कोहल्स. अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स में हमने क्या क्या देखा है? यूजिंग HX, यूजिंग SOCl2. जनरल रिएक्शन, ये मान लो अल्कोहल है, राइट, और ये है आपका HX, राइट. ठीक है, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये अल्कोहल दोनों एक साथ आएंगे, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होके ये क्या फॉर्म करेंगे? वाटर. और ये जो X अभी रिएक्शन मतलब क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, मेकिंग, ब्रेकिंग, मेकिंग, ब्रेकअप, मेकअप, ब्रेकअप, मेकअप, इतना ही काम है. ठीक है, एक दूसरे को छोड़ के दूसरे के पास चले जाना. OH इसके साथ चला गया तो X बोलता है चलो मैं तो कौन कम हूं, मैं R के साथ चला जाता हूं, मैं थोड़ी रोते बैठूंगा. R बोलेगा मैं भी थोड़ी रोते बैठूंगा यार, कोई रोने वाला नहीं है केमिस्ट्री में, राइट. ठीक है, तो ये अल्कोहल है आपका, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, नाम तो समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन हैलाइड. तो ये R के साथ X आया तो हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड. यही होता है ना अल्काइल हैलाइड. अब ये R तो कुछ भी हो सकता है यार, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है. इसको बस यक्स लगाओ. यक्स भी कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन यूजुअली फ्लोरीन नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ही उसकी रिएक्शन रिएक्टिव, बहुत ही एक्सप्लोसिव रहती है, इसलिए हम फ्लोरीन को यूजुअली यूज नहीं करते. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. चलो, जनरल रिएक्शन समझ में आई क्या, किस तरीके से रिएक्शन होती है?
धीरे धीरे आएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे तो और आएगा। अब उसके बाद है इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, राइट। एग्जाम्पल मतलब क्या, ये जनरल रिएक्शन हो गई, मतलब आर ये सब। अब उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, मतलब ये अल्कोहल की जगह पर कोई तो भी एक फिक्स अल्कोहल लेने का, मतलब ये अल्कोहल ले लिया मैंने, क्या लिया, आर, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, राइट, और ये OH, ठीक है ना, ये हो गया आपका आर और ये हो गया OH। उसके बाद HX की जगह पर मैंने क्या लिया, HCl, राइट। समझ में आया। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है और जनरल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल मतलब फिक्स कोई एग्जाम्पल लेना, किसी मतलब अल्कोहल की जगह फिर मिथाइल अल्कोहल लेना, इथाइल अल्कोहल लेना, ये होता है। जनरल फॉर्मूला होता है ना आपका, ये हो गया A+B² इज इक्वल टू A² प्लस 2AB+B²। लेकिन एग्जैक्ट अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप क्या करेंगे, 2+3² इज इक्वल टू 2² प्लस 2AB+B² यानी 3²। समझ में आया ना, राइट, यही है, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर जो OH है ना, तो ये OH, अरे गलती हो गई, माफ करना, ये OH, ये और ये H, ये दोनों क्या बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं रे बेटा, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, अरे बोलो, वाटर। बहुत अच्छे, नागेश ने कितना सही जवाब दिया, W। इतना शॉर्टकट होना चाहिए, मुझे बहुत ही पसंद आता है। जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट बोला करो। तो ये दोनों ऐसे एक साथ कंबाइन हो गए, HOH फॉर्म कर दिया, यानी वाटर फॉर्म कर दिया बेटा। अब सिंपल सी बात है यार, ये दोनों चले गए ना, ये दोनों तो दगाबाज है, दगाबाज रे, दगाबाज रे, दोनों ने दगा दे दिया, ठीक है। और दगाबाज होते केमिस्ट्री के अंदर लोग, मैं नहीं हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो स्पीसीज होती है वो दगाबाज होती है। तो अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, बोलेंगे अब हम क्या करेंगे, अरे चलो फिर हम भी एक दूसरे के साथ चल जाते हैं, इतनी सारी जिंदगी है यार, अकेले थोड़ी बिताएंगे। लेकिन बात ये होती है, ये भी कमीने होते हैं, ये भी ज्यादा देर तक नहीं रहते। अगर इसके साथ और कोई आता है ना, तो ये भी इसको छोड़ के जाता है। क्या है ना, कि ये एक दूसरे को छोड़ते रहते हैं, नया बॉन्ड बनाते रहते हैं, लेकिन खुद को बस स्टेबलाइज करते हैं, इतना इनका काम। ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए ये देखो ये कैसे फॉर्म हुआ। अरे हुआ कि नहीं, चलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। हाँ, आज केमिस्ट्री कुछ अलग ही साउंड करती है, देखो तो इसके बाद केमिस्ट्री कैसे कैसे साउंड करती है। केमिस्ट्री का मजा फिजिकल लेक्चर होता ना तब बताता मैं आपको, अब क्या करे, ऑनलाइन पे ही चलाऊंगा। अब क्या होता है, अब इसको क्या किया मैंने, और मतलब इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो कैसे। इसको ऐसा लिखा, ये बेटा ना शुरू में बहुत धीरे धीरे जाएंगे, मैं बोलता हूं ना कई बार आपको, शुरू में मैं बहुत धीरे जाता हूं। किसी भी, जब कोई नया सब्जेक्ट शुरू होता है, अब ये केमिस्ट्री नया सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस तरीके का ये पहला ही चैप्टर है। कैसा है ना, जैसे फिजिक्स में अलग अलग सेक्शन होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह वगैरह, वैसे ही केमिस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई है, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं हुई। अभी रिएक्शन वाला पहला ही चैप्टर है, तो इसमें बहुत बोर करूंगा मैं आप लोगों को, बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट में जाता हूं मैं। लेकिन जब एक बार मोल कंसेप्ट समझ में आया ना, तो कैसे भागता हूं, वो देखा होगा आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में। क्योंकि जो बेसिक होता है ना वो धीरे से होना चाहिए, वो दिमाग में अगर एक बार गया, एक बार वो क्लियर हो गया, उसके बाद हम भाग सकते हैं। मेरा यही मेथड है। मेरा ऐसा कभी नहीं होता कि पहले चैप्टर को भी उतने ही दिन दो, दूसरे चैप्टर को उतने ही दिन दो, नहीं। पहले चैप्टर को 3 टाइम्स ज्यादा दिन लगेंगे, तो दूसरे चैप्टर को, मतलब पहले चैप्टर को अगर 1 महीना लगा या फिर 2 महीने लगे, तो दूसरा चैप्टर बेटा 15 दिन में ही खत्म होता है। समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा है, क्योंकि जो बेसिक होता है ना वो दिमाग में जाना चाहिए, यार बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है,
यहाँ पे एक बार समझ गए तो बाद में तो बस फाट फाट यही रिपीटेशन होता है ना। और शुरू में ही अगर जंबल हो गए आपको तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा अरे केमिस्ट्री मुझे समझती ही नहीं, मेरा ये फंडा होता है बस, अपने अपने फंडे होते हैं। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है आपका कंडेंस फॉर्मूला। HCl को ऐसे इस तरीके से बॉन्ड लिखा है मैंने HCl, अरे उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट HCl। ये CH3Cl है, देखो ये है CH3, ये Cl, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये HOH को ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो ये और का मतलब समझ में आया। ओके, जहां भी नहीं समझ में आता रिपीट बोलने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो ये पेज खत्म, दूसरे पेज पे चलते हैं। हाँ अब आएगा मजा। हमने वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री में देखा है इस चीज को, इस चीज को, इस बंदे का नाम है कैटलिस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। कैटलिस्ट के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसको कहां पे यूज करना है। सबसे पहले हमको पता है कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्टेंट छोड़ के अलग ही होती है, मतलब आर और ए के बीच अगर रिएक्शन हो रही है और बहुत स्लो हो रही है तो इसको अगर, या फिर बहुत फास्ट हो रही है, इसका अगर रेट चेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, CBD, और प्रोडक्ट पी फॉर्म होते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है बेटा जो कि रिएक्शन का रेट एक तो बढ़ाती है या फिर कम करती है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं लिखना चाहिए, चेंज लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट रेट बढ़ाता भी है और कम भी करता है। जो रेट बढ़ाता है उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रेट कम करता है उसे हम निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कैटलिस्ट वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द प्रोडक्ट। मतलब अगर कैटलिस्ट होता, मतलब कैटलिस्ट नहीं होता तो भी पी ही फॉर्म होगा, और कैटलिस्ट होगा तो भी पी ही फॉर्म होगा, इस पी में कोई चेंज नहीं करता। और खुद भी रिएक्शन में पहले तो पार्ट लेता है लेकिन फिर बाद में और क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में खत्म नहीं होता, पहले वो रिएक्शन में पार्ट लेगा और बाद में फिर से प्रोड्यूस होगा। मतलब कैटलिस्ट शुरू में जितना था उतना ही बचेगा। इस शाम के टाइम ना साउंड लैग होने का प्रॉब्लम आ ही रहा है, क्या करे, कुछ कर तो नहीं सकते। देखता हूँ। चलिए अब देखिए, सो कैटलिस्ट के बारे में हमने क्या क्या देखा। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होने देता। मतलब पार्ट लेता है लेकिन बाद में फिर से वैसा ही फॉर्म होता है। मतलब कोई झगड़ा चल रहा है मान लो ए और बी के बीच, तो झगड़ा लगाने वाले लोग होते हैं, पता है ना आपको, वो झगड़े में पार्ट लेते हैं बाहर से लेकिन उनको कोई हानि नहीं होती। इन दोनों के बीच झगड़ा लगता है, इनके हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन जो झगड़ा लगाने वाला कैटलिस्ट होता है ना उसको कुछ नहीं होता। मतलब वो रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन उसमें सेफ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। शुरू में अगर उसके 10 मोल हुए तो फाइनली भी 10 ही मोल रहेंगे उसके। वैसे रिएक्शन में खत्म कौन होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बोलो। रिएक्टेंट खत्म होते हैं, और प्रोड्यूस कौन होता है, बढ़ता कौन है, प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट ना खत्म होता है ना बढ़ता है, जितना था शुरू में उतना ही रहता है। अब कैटलिस्ट के बारे में मैंने ये भी बताया कि जो रेट बढ़ाते हैं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, जो रेट घटाते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे, या फिर इनहिबिटर भी कहते हैं उनको। लेकिन ज्यादातर केमिस्ट्री में कैटलिस्ट बोले तो समझने का कि रेट बढ़ाने वाले को ही कहा जाता है ज्यादातर, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। राइट, समझ में आया मुझे क्या क्या बताना है अभी। कैटलिस्ट के बारे में समझ में आया या नहीं आया। यस,
तो भैया रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं मतलब इंक्रीज होते हैं, और कैटलिस्ट नेदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ये मैंने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये ना देखिए, डिफरेंशिएटिंग इसको कैसे लिखना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत लिख देते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं होता, छोड़ दो, गोली मारो। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं ना बेटे, लेबोरेटरी में इनको डिफरेंशिएट करना होता है। अब एक एक रिएक्शन देखेंगे और उसके जो एप्लीकेशन है वो भी देखते चलेंगे। मान लो लैब में ऐसे 3 बोतलें है, इसके अंदर अल्कोहल्स है, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, दूसरे में टर्शियरी है, लेकिन किस में प्राइमरी है और किस में टर्शियरी है ये पता नहीं है। आपको लैब के हेड ने क्या बताया, बेटा इसमें 3 बॉटल में अलग अलग 3 अल्कोहल्स है, किसमें प्राइमरी सेकेंडरी है आप पहचान लो और उसके ऊपर लेबल लगा दो। तो आपको तो कोई तो टेस्ट होनी चाहिए ना, टेस्ट मतलब थोड़ी इसको उठा के पियोगे, आप नहीं पियोगे, क्योंकि पीने लायक तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल है, वो भी बड़ा होने के बाद, अब तो नहीं, वो भी कभी पीना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। तो पीकर तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग अल्कोहल होते हैं। इथाइल अल्कोहल भले ही फैटल नहीं है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल अगर होगा ना गलती से, तो उसको थोड़ा भी पी लोगे तो मर जाओगे, राइट। तो जैसे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना, तो अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। चलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के अंदर का डिफरेंस समझ में आया क्या? राइट। अब हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनके बीच किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, केमिकल रिएक्शन का यूज करके, पीकर नहीं, राइट। केमिकल रिएक्शन का यूज करके किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये देखना है हमको। तो सबसे पहले तो अभी अभी हमने रिएक्शन देखी कि अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ जब होती है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट है, अब हमने HCl ले लिया, तो ये इस तरीके से होता है। ये तो हमने अभी देखा, ये H और OH चले जाते हैं और ये R और Cl एक साथ आकर RCl फॉर्म होते हैं और ये वाटर फॉर्म होता है। लेकिन जब हम HCl यूज करते हैं तो यहाँ पे, वो तो जनरल रिएक्शन थी पीछे वाली, लेकिन इनको एक कैटलिस्ट लगता है, इसका नाम है ZnCl2। क्या नाम है इसका? ZnCl2, जिंक डाइक्लोराइड। और ये ZnCl2 और HCl, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकास रिएजेंट। इट इज HCl प्लस ZnCl2। एंड अलग अलग अल्कोहल्स को अलग अलग तरीके से हम इस ल्यूकास रिएजेंट की मदद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये देखेंगे हम। रिएक्शन हमारी वही चल रही है, पहली वाली रिएक्शन, अल्काइल क्लोराइड्स को प्रिपेयर करने की पहली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन हुई, लेकिन बाद में अंदर ही हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये रिएक्शन यूज की जा सकती है। हमने अगली वाली मेथड तो देखी ही नहीं, पहली मेथड चालू है, लेकिन उसी मेथड का एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये होता है आपका अल्कोहल, उसके साथ है आपका HCl, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका अल्काइल हैलाइड। ये अल्कोहल होता है ना, ये अगर बोतल के अंदर देखोगे तो पानी की तरह दिखता है, क्लियर, एकदम क्लियर क्लियर। लेकिन ये जो अल्काइल हैलाइड होता है वो टर्बिड होता है। टर्बिड मतलब गडूल। टर्बिड मतलब क्या? गडूल। जैसे कि पानी के अंदर अगर आप चौक डालोगे, चौक, है ना, पानी के अंदर आप अगर चौक डालोगे तो किस तरीके से होता है वो? गडूल। या फिर कीचड़ डालोगे, गडूल पानी, पता है ना आपको, टर्बिड। तो सिंपल सी बात है यार, ये बोतल है या फिर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अल्कोहल ले लो अब, और इसके अंदर HCl डालो। तो HCl डालने के बाद ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? बोलो एक बार, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा फटाफट?
ROH के साथ अगर आप HCl डालते हो तो इस रिएक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, ROH कन्वर्ट्स इनटू, बोलो शॉर्टकट में बोला करो, वाटर नहीं बेटा, ठीक है वाटर ठीक है, लेकिन मेन प्रोडक्ट वाटर नहीं होता। देखो सबसे पहले, हाँ RCl, अंजलि बहुत सही। देखो आप क्या किया करो, जो प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, ये देखो यहाँ पे, इसके साथ ऑफकोर्स वाटर भी फॉर्म होता है, वाटर भी फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे अभी दो प्रोडक्ट हुए, मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कौन है, RCl या वाटर, बोलो, हमारे काम का, हमारे यूज का, जिसके बारे में हम बात करेंगे यूजुअली, मैंने बताया ना RCl, क्यों, जिसके अंदर कार्बन होता है उसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं, मेन प्रोडक्ट, राइट। इसीलिए आपका ये मेन प्रोडक्ट है। जब मैं बोलता हूं क्या फॉर्म होगा तो आपको यही बताना है कि RCl फॉर्म होता है, वाटर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो अब तो सिंपल सी बात है यार, अल्कोहल अगर है, अल्कोहल के अंदर आप HCl डालते हो तो जो जो सॉल्यूशन है आपका वो क्लियर था, वो क्लियर से टर्बिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आप हाथ में ये टेस्ट ट्यूब ले लो और टेस्ट ट्यूब को बस शेक कर दो, शेक, शेक मतलब हिलाना, ठीक है। जब आप इसको शेक करते हो तो सिंपल सी बात है, टर्बिडिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब अलग अलग अल्कोहल की टर्बिडिटी अलग अलग तरीके से आती है। अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शरी अल्कोहल है तो सबसे पहले तो ये ऊपर जो ल्यूकास रिएजेंट यूज करना पड़ रहा है, मतलब ZnCl2 और HCl, मतलब ये ZnCl2 यूज करने की जरूरत ही नहीं है। टर्शरी अल्कोहल इतना फास्ट रिएक्ट होता है कि उसको कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ लुकास रिएजेंट। सिर्फ क्या करो, ROH के अंदर HCl डाल दो, कैटलिस्ट यूज मत करो और बस शेक कर दो, जस्ट शेक, सिर्फ हिलाओ। थोड़ा सा हिलाओगे अगर इस टेस्ट ट्यूब को तो क्लियर सॉल्यूशन से टर्बिड हो जाएगा, मतलब इतनी रिएक्शन फास्ट होती है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो लुकास रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, मतलब ZnCl2 प्लस HCl दोनों को यूज करना पड़ेगा। देखिए HCl तो लगता ही है, लेकिन उसके साथ अगर ZnCl2 इस्तेमाल किया तो इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लेकिन फिर भी इन दोनों को यूज करने पर भी टर्बिडिटी नहीं आती। थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ता है, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा, तो बहुत ही, मतलब थोड़ा सा वार्म करने पर आपकी टर्बिडिटी आएगी, मतलब रिएक्शन होगी। अरे टर्बिडिटी आएगी मतलब ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी मतलब अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा और उसी की वजह से टर्बिडिटी आती है। मतलब सिंपल है, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन होने के लिए ना तो लुकास रिएजेंट की जरूरत है ना तो वार्म करने की जरूरत है, सिर्फ शेक करो। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन होने के लिए लुकास रिएजेंट तो लगता ही है और थोड़ा सा वार्म भी करना पड़ता है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो सिंपल बात है बेटा, लुकास रिएजेंट तो लगता ही है प्लस रिगरस हीटिंग लगती है, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, तब जाके टर्बिडिटी आती है। तो इस तरीके से टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप केमिकल लेबोरेटरी में गए, केमिकल लेबोरेटरी, इससे हमको समझ में क्या आया कि टर्शरी अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्ट होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े धीरे धीरे रिएक्ट होते हैं। इस रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन में रिएक्टिविटी अलग अलग रह सकती है, और प्राइमरी अल्कोहल तो सबसे कम रिएक्टिव रहते हैं। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल समझ में आई क्या, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल समझ में आई क्या, बोलो एक बार, बोलो फटाफट। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ HX, ये तो मैंने कल ही बताई है आपको। कैसे बताई है बेटा, HI का बॉन्ड बहुत बड़ा होता है, मैंने बोला ना HCl ऊपर है, छोटा बॉन्ड है, HBr इसका बॉन्ड और बड़ा है, HI का तो बॉन्ड बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि I बहुत मोटा होता है ना, आयोडीन। हम यूजुअली फ्लोरीन की रिएक्शन देखते नहीं क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होती है। तो सिंपल सी बात है यार, क्लोरीन बहुत ही, मतलब ये बॉन्ड छोटा है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी कम होगी ना बेटे, तो इसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी ना, और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो बहुत ही वीक है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी कैसी है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। चलो, ये दोनों दोनों बातें समझ में आई क्या, नीचे लिखी है मैंने, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ कौन, HX, राइट। अब देखना है,
और ये जो नीचे बातें लिखी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ रिएक्शन के ऊपर नहीं आते। चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद चलिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब इस रिएक्शन से आपको क्या किया, आप किसी लेबोरेटरी में गए, आप लेबोरेटरी में गए, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दे दी और बोला कि बेटे इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से आप क्या करो, टर्शरी वाला कौन है वो ढूंढ के निकालो। ऐसा बोला, पता नहीं किसके अंदर क्या है। तो आपने रिएक्शन की तो आपको देखा ये कि इसको लुकास रिएजेंट तो लग रहा है, प्लस रिगरस हीटिंग लग रही है, बहुत हीट करना पड़ रहा है। इसको भी लुकास रिएजेंट लग रहा है और वार्म करना पड़ रहा है। और इसको ना लुकास रिएजेंट की जरूरत है, सिर्फ शेक करो, बस हिलाओ, काम खत्म। तो बोलो मुझे ए बी सी इनमें से टर्शरी अल्कोहल कहां पर है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में है? बहुत ही अच्छे समझदार बच्चे, बहुत ही अच्छे समझदार बच्चे हैं, कितने जल्दी समझ जाते हैं। चलिए हमारा काम तो बहुत ज्यादा खत्म हो गया, बहुत अच्छी तरीके से जम रहा है आपको सब कुछ। अब देखते हैं, ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड है, हमने पूरा जो भी मेथड्स है वो पहले ही लिखे है, फ्रॉम अल्कोहल वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा है। अब दूसरी मेथड है यूजिंग SOCl2 विथ ROH। पहले क्या यूज किया, HCl, अब SOCl2। जनरल रिएक्शन है ROH SOCl2, इसे थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थियोनाइल क्लोराइड। इस बंदे को थियोनाइल क्लोराइड, थियो सल्फर जब होता है उसको थियो वर्ड यूज करते हैं कई बार। तो फॉर्म होता है RCl जो कि होता है टर्बिड, मैंने बताया। SO2 भी फॉर्म होता है, HCl भी फॉर्म होता है। चलिए ऐसे तो कुछ नहीं समझने वाला, ऐसे तो कुछ नहीं समझता बेटे, हाँ ऐसे लिखने से थोड़ी समझता है, बस जनरल रिएक्शन मैंने बता दी। अब देखो, देखो जरा कैसे मैं बनाता हूं रिएक्शन। ये चलिए, ये यहां पर सबसे पहले ROH मैं क्या करता हूं, कैसे रिएक्शन होती है ये आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ चलिए अब देखो, हाँ किस तरीके से हर कोई फॉर्म हुआ। पहले मैंने लिख दिया इधर अल्कोहल, फिर मैंने लिख दिया SOCl2। अब देखिए SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सल्फर, ठीक से दिख रहा है, देखिए ये ठीक है। ये H को भी थोड़ा सा मैं खिसक के लिखता हूं जरा, ये ROH, यस डबल बॉन्ड O Cl Cl। चलो ये SOCl2 है, ये भी समझ में आया। अब क्या क्या होता है, मतलब समझ में तो आए कहां से कौन कहां गया। ये बंदे एक साथ आए तो ये दोनों के अंदर से HCl निकला। चलिए उसके बाद ये दोनों बंदे एक साथ आए तो इनके अंदर से RCl निकला, और ये सभी एक साथ आए तो इनसे SO2 निकला। अरे समझ में आया, अब रिएक्शन समझ में आई क्या? अरे बोलो तो एक बार। हाँ ऐसे काम होता है मेरा। और ये होता है बेटा टर्बीड। अब ये अल्काइल हैलाइड तैयार करने की सबसे अच्छी मेथड है। पहले वाली मेथड कौन सी थी, ऐसी ROH प्लस HCl गिव्स RCl और वाटर। छोड़ दो, वाटर को नहीं लिखता मैं साथ में ये। लेकिन ये मेथड ज्यादा अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसमें ये SO2 और HCl जो फॉर्म होते हैं ये दोनों गैसेस है। ये दोनों गैसेस जैसे ही ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है उड़ जाते हैं, तो अकेला RCl रहेगा ना, और पूरा का पूरा प्योर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वेसल में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें RCl भी फॉर्म हो रहा है और साथ में H2O भी। तो यहाँ पे RCl थोड़ा फॉर्म होगा, उसके अंदर ही H2O भी होगा,
तो हमको प्योर आरसीएल मिला क्या? यहाँ पे नहीं मिला, दोनों को सेपरेट करते बैठना पड़ेगा। अरे कोई भी मेथड अच्छी कब होती है? जब उसमें प्रोडक्ट प्योर फॉर्म होता है, सही बात है ना। इम्प्योर प्रोडक्ट अगर फॉर्म होता है तो वो मेथड उतनी अच्छी नहीं होती, राइट। ठीक है, जेम्स बॉन्ड कंसेप्ट, ओके। वो ऊपर वाला कंसेप्ट जेम्स बॉन्ड वाला था, राइट। किस तरीके से पहचाना? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मजा आएगा। ये वाला चैप्टर छोड़ दो, अल्कोहल चैप्टर जब शुरू होगा ना तो उसमें बहुत होता है, जेम्स बॉन्ड वाले सभी क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है, किस तरीके से अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ, बस। So this method using SOCl2 with alcohol is the best method for preparation of alkyl chloride. Why? Because byproducts formed are gaseous in nature and they will escape and product formed will be pure. Therefore this is best method. Product हमको pure चाहिए बेटा, जितना pure product form करो उतनी अच्छी reaction होती है। और इस reaction में एक catalyst होता है pyridine या फिर pyridine भी बोलते हैं उसको। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है। जो जो मैंने आज दो रिएक्शंस पढ़ाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, राइट। एक अल्कोहल के साथ HCl और दूसरी अल्कोहल के साथ SOCl2, राइट। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? RCl और वाटर। यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हुआ? RCl, HCl और SO2। और बेस्ट मेथड है ये वाली। चलिए एक लेकिन छोटी सी बात रह गई, आपको मैकेनिज्म तो उतने नहीं मतलब है, लेकिन मैं फिर भी बताता रहता हूँ। मैकेनिज्म बताने का मुझे शौक है, मैं बताते रहूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैकेनिज्म केमिस्ट्री की जान होती है, राइट। तो देखते हैं, मैंने बताया ना कि यहाँ पे बेटा जो ऊपर वाली रिएक्शन है हमारी HX वाली, उसमें टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्यों है ये देखेंगे हम, व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज हायर। एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम, एक एग्जांपल लेके। मतलब मैकेनिज्म लेके, इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है ये। मैकेनिज्म देखना है या नहीं, बोलो एक बार जरा, इंटरेस्टेड हो ना। चलो तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। चला, व्हाई टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव, व्हाई टर्शियरी अल्कोहल। देखिए देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है। अब मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आर आर ही लेता हूं। मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल है, राइट। अब उसकी रिएक्शन HCl के साथ होने वाली है। तो ये होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होती है, हमने देखा भी है। ये ऐसे होते हैं रिएक्टेंट्स, फिर ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट, ये ऐसा और ऐसा होता है, राइट। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बोलो, कम ऑन चैट करके बताओ बेटा। इस बंदे को क्या बोलते हैं? राइट, बहुत अच्छे, इंटरमीडिएट बोलते हैं। AE नहीं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बेटा, उसका नाम इंटरमीडिएट होता है। और मैंने ये भी लिखवा के दिया है, इंटरमीडिएट की एनर्जी अगर कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, राइट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है या कम होती है, बोलो। इंटरमीडिएट अगर ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो। नहीं, ज्यादा होती है, मैंने बताया है, मैंने लिखवा के भी दिया है कि अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। क्यों है वो भी बताता हूं। देखो इधर, मान लो एक इंटरमीडिएट है, उसकी एनर्जी इतनी है, और दूसरी रिएक्शन है, उसके इंटरमीडिएट की एनर्जी इतनी है। ये है इंटरमीडिएट 1, ये है इंटरमीडिएट 2। तो मुझे बताओ कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है यार, E1 या E2? इधर एनर्जी होती है बेटा, बोलना नहीं है। कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, 1 और 2? E2, बहुत अच्छे अंजलि। 1 क्यों बेटा? देखो एनर्जी किसकी ज्यादा है वो बोलो, चलो एनर्जी किसकी ज्यादा है?
आपको सब पढ़ाया है, एनर्जी 1 की ज्यादा है ना। हाँ, ये शुभम ने सही बोला, एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के एटॉमिक स्ट्रक्चर से बताता हूँ। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। आप हो कि ध्यान देते नहीं, क्या करूं मैं, लेकिन फिर भी चलो बताता हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसे कई बार देखा है हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उसी को भूल जाते हैं। फालतू चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं लड़के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी और स्टेबिलिटी केमिस्ट्री की जान है ये। तो सिंपल सी बात है यार, ये तो है आपकी एनर्जी। तो एनर्जी E1 की ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी कम है। अब इसकी एनर्जी E2 की कम है तो उसके ये हिल भी छोटी होगी। जिसकी ये छोटा है तो ये भी छोटा है। अब अगर तीसरा ऐसा है तो E3 की एनर्जी ज्यादा है तो ये इसकी ये एनर्जी हिल भी ज्यादा है। तो एनर्जी हिल जितनी बढ़ेगी उतना इसको पार करके इधर आना मुश्किल होगा ना बेटा। सही बात है कि नहीं। तो सबसे छोटी एनर्जी हिल किसकी है, 1 2 3 बोलो। सबसे छोटी एनर्जी हिल मतलब बैरियर बोलते हैं उसको, अड़थड़ा। सबसे छोटा अड़थड़ा कहां पे है, बैरियर 2 का है। इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी बोलो। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, दूसरी वाली, राइट। क्योंकि उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ जाने में कोई मुश्किल ही नहीं है। सो बात याद रखना है, ये बात याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया भी है, कभी पहले लिखवा के दिया है क्या कहीं पे मैंने, ये देखो क्या लिखवा के दिया है। मुझे लगता है मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिखवा के दिया ही है, क्योंकि उसके सिवा काम हो ही नहीं सकता। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर इनवर्सली रिलेटेड, दूसरी होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट उसको डायरेक्टली रिलेटेड। ये दिया है लिखवा के मैंने, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म होगा या नहीं, 15 मिनट बचे, चलो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिएक्शन कैसे होते हैं देखिए, मैकेनिज्म की ये पहली बारी है आपकी, इसके पहले तो कभी हुआ नहीं है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कैसे होती होगी रिएक्शन, क्या होता होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, चलो देखते हैं यार क्या पॉसिबिलिटी है। अब इस वेसल के अंदर हमने इन चीजों को डाल दिया है, कैसे कैसे, अल्कोहल डाल दिया है, उसके अंदर HCl डाल दिया। जब भी HCl आप इसके अंदर डालोगे मतलब ये एक्चुअली होती है ये एक्वेस सॉल्यूशन में रिएक्शन, तो HCl टूटेगा किसमें किसमें, H+ और Cl- में। ये बात सही है, अरे सही है कि नहीं बोलो, अरे सही है कि नहीं बोलो ना, बोलो यार। ठीक है सही है। तो आपके पास सॉल्यूशन में H+ भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, उसको चाहिए, वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत रिएक्टिव है, वो बोल रहा है मुझे स्टेबल करो स्टेबल करो। क्यों क्लोरीन नहीं भटक रहा, चलो बोलो, क्लोरीन नहीं भटकता, क्लोरीन स्टेबल है, क्यों, और H+ क्यों नहीं है, पहले क्लोरीन बोलो क्यों है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लोरीन स्टेबल है क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है, बदतमीजी की है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन पता है आपको कैसे फॉर्म होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे रे 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 रे, उसमें से एक इसने इधर दे दिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अब इधर 6 बचे। बात सही है ना, लेकिन क्लोरीन की ताकत ज्यादा है तो पानी में गिरने के बाद क्लोरीन ने ऐसे कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चुरा लिए, चुरा लिए, चुरा लिए, राइट, चुरा लिए। अब देखो क्या होता है, तो हाइड्रोजन तो क्या हुआ, बेचारा हो गया, हाँ, विधुर हो गया, विधवा हो गया, विधुर हो गया, विधुर हो गया मान लेते। तो उसको चाहिए स्टेबिलिटी, वो बोलेगा मुझे कुछ भी करो यार लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्यों 2 दे दो, क्योंकि उसको क्या कंप्लीट करना है बोलो, अरे बोलते चलो यार, डुप्लेट, बहुत अच्छे।
हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इधर उधर भटकेगा। क्लोरीन तो बोलेगा बेटा मैं तो देने वाला नहीं हूं, चल भाग जा, मैं तो स्टेबल हो गया, चल भाग जा। अब हाँ शुभम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये जो अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन बोलेगा बेटा तू क्या याद रखेगा, चल ले ले, मैंने तुझको दे दिए, लेकिन दुआ में याद रखना। क्या करना? दुआ में याद रखना। बात समझ में आई ना? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे, कितने समझदार हो। तो इस तरीके से बस स्टोरी होती है यार, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए, बस यही देखना है हमको। तो क्या है देखो, कलर तो चेंज कर लो, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है। तो ये आर, ये ओ, ये पहले से एच, ये तो पहले ये लोन पेयर, लेकिन जो ऊपर वाली लोन पेयर थी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दे दी। और लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए ना, इसका प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया। यहां तक क्लियर है? हाइड्रोजन का प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया। क्लियर है क्या? राइट। अब क्या होगा, लेकिन ऑक्सीजन बोलता है बेटा मैं हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, भले ही मैंने इलेक्ट्रॉन तुझको दे दिए, लेकिन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं प्लस चार्ज थोड़ी सह सकता हूं। बात सही है ना? ये प्लस चार्ज सहन कर सकता है क्या ऑक्सीजन? हमने बताया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, बॉन्ड में positive charge should be on electropositive, negative charge should be on electronegative, but oxygen is highly electronegative, which is second to the fluorine. It is one of the most electronegative elements in the periodic table after fluorine. It is second in electronegativity and therefore it will not tolerate the positive charge on itself and hence is in अल्टीमेट मूड ऑफ रिमूविंग दिस पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये बोलेगा बेटा मैं तो पॉजिटिव चार्ज सहन नहीं कर सकता, मैं तो मूड में आ गया, तुमको तो इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, ये दूरी सही नहीं जाती मुझसे, मैं क्योंकि उतना दयालु नहीं हूं। तो बोलेगा चलो तुम मुझे वापस दे दो। अरे लेकिन वापस कैसे लेगा? वापस तो नहीं लेगा ना बेटे, क्योंकि बदनामी हो जाएगी। मतलब बदनामी हो जाए मतलब जिसको दिया उसी से वापस लेके क्या फायदा है? हाँ, उसको दिया है ना। तो ये बोलेगा चलो अब किससे ले सकता हूँ? अरे आर, इस तुझसे ले सकता हूँ बेटा, क्योंकि आर का मतलब यहाँ पे कौन होता है? कार्बन ही तो होता है, और कार्बन से ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा है। आर का मतलब क्या है? कार्बन के साथ ही बॉन्ड है ना। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, तो क्या बोलता है ऑक्सीजन? बोलता है बेटा मैंने तो हाइड्रोजन को दे दिए है, अब तू क्या कर, तू ही मदद कर दे, तू चल भाग जा, तू भाग जा इधर से, मैं तो दो दो हाइड्रोजन के साथ खुश रहूंगा। प्लस चार्ज चला गया, क्या फॉर्म हो गया बोलो? वाटर फॉर्म हुआ कि नहीं? आर दुसरं पण आज शॉर्ट ना, मला तर तुझं कळत नाही, तू काय बोलतो बाबा, तुझी भाषा शुभम। मग इथपर्यंत झालं। मग आता काय केलं म्हणजे ऑक्सिजनने इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनला दिले, बघा स्टोरी विसरायची नाही। पाण्यामध्ये HCl पडला होता, HCl मध्ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चोरले, सो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, दुआ में याद रखना, ठीक है। मग हे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन बोलता है मतलब मैं तो सह नहीं सकता यार, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज कैसे सहन होगा। तो बोलता है बेटा आर तू मुझको मदद कर ले, नहीं करता तो चुप रहे, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, आर के ऊपर प्लस चार्ज आया। अरे इसको तो हम कैटायन बोलते हैं ना बेटा, पता है कि नहीं? ये कार्ब कैटायन है कि नहीं? अरे बोलो ये यार, कार्ब कैटायन है ना? तो इसका मतलब है हमको ये तो पता चला। चलो अब क्या होता है, ये कैटायन बोलता है यार मैं भी तो, मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूं? मतलब कार्बन कैटायन है, मतलब कार्बन के अराउंड अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बोलो? आर इज डिफरेंट देन कार्बन बेटा। देखो आर का मतलब होता है ये सब पूरा। ये देखो यार, क्या तुम इतना बताया लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। देखो 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 देखो, ये O और ये H, हम इसको आर बोलते हैं पूरे को। लेकिन जब हम आर ओ एच लिखते हैं तो मैंने बोला क्या कि ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच है, आर के साथ बॉन्ड है। आर का मतलब कार्बन नहीं है, लेकिन आर के साथ जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ होता है। समझ में आया? आर का मतलब कार्बन नहीं है, आर का मतलब कार्बन है क्या? नहीं।
लेकिन R के साथ बॉन्ड करना यानी कार्बन के साथ बॉन्ड करना है। क्या भूल जाते हो यार तुम लोग, कितना पढ़ाया है। चलो, तो अब क्या होता है, R प्लस भटक रहा है, बोलता है मैं कार्ब कैटायन हूं। चलो बोलो, कार्ब कैटायन के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतना रटवाया है, पढ़ाया है, समझा है। कार्ब कैटायन के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फटाफट फटाफट। भूल गए, भूल गए। कार्ब कैटायन, कार्बन एंड कार्बन रेडिकल, कार्ब कैटायन, कार्बन एंड कार्बन रेडिकल। कल जीओसी जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया है, जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म बोल के, उसको रट के आओ पूरा याद करके, ठीक है। तो कार्बन कैटायन के बाजू में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भूल गए क्या? और 6 इलेक्ट्रॉन होते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको। तो ये बोलेगा मुझे कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दो, दे दो। आपको पता होगा कि कौन घूम रहा है सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन चोरी करके क्लोरीन भटक रहा है सॉल्यूशन में, क्लोरीन भटक रहा है। तो क्लोरीन बोलेगा चल तू भी क्या याद रखेगा, मैंने चुराए है दूसरे से, मैं तेरे को दे देता हूं। और क्या फॉर्म होगा? आरसीएल। आरसीएल, CCl4 नहीं बेटा, आरसीएल फॉर्म होगा। इस तरीके से आपका अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ यहाँ पे। और वाटर तो यहीं पे फॉर्म हुआ ना, किधर गया वाटर? ये देखिए, ये वाटर फॉर्म हुआ और अल्काइल हैलाइड। तो कैसे कैसे रिएक्शन बनी जरा देखते हैं, मैकेनिज्म जरा देखते हैं यार, कैसे कैसे हुआ जरा देखो। ठीक है, HCl टूटा सबसे पहले। HCl कैसे टूटा? H प्लस और Cl माइनस में टूटा। H प्लस ने किसके ऊपर अटैक किया? ये H प्लस मतलब ऑक्सीजन के साथ चला गया, फिर ऑक्सीजन ने R को भगा दिया तो वाटर फॉर्म हुआ। मतलब हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वाटर, ये इधर दिख रहा है क्या, वो फॉर्म हुआ। उसके बाद ये R Cl के साथ कंबाइन होकर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यानी RCl। मैकेनिज्म समझ में आया? पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया क्या, कैसे कैसे फॉर्म हुआ, राइट। अब लेकिन क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ये तो देखने दो। अब आपको पता होना चाहिए जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ ना हमारा, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा। सो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, क्या है इसका नाम? कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन। तो मुझे बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कौन सा कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से सबसे ज्यादा कार्ब कैटायन कौन सा स्टेबल है? यस, टर्शरी, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, बात सही है ना? प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टर्शरी कैटायन स्टेबल है। इसीलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड की केस में टर्शरी कैटायन फॉर्म होगा, और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी रिएक्शन सबसे क्या होगी बोलो? जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, उसकी रिएक्शन, अरे बोलो, अरे क्या अंजलि, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ना, अभी तो बताया मैंने। जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो हमने देखा मैकेनिज्म में कि मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन फॉर्म होता है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड फॉर्म करने वाला मैकेनिज्म कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। कार्ब कैटायन में टर्शरी सबसे स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कैटायन फॉर्म होगा और वो सबसे स्टेबल होगा, इसलिए टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। और इसीलिए हमने देखा कि ये जो टर्शरी अल्कोहल है उसको कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट होता है। जबकि प्राइमरी कार्ब कैटायन बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो है, इसलिए उसको कैटलिस्ट की जरूरत है। तो समझ में आया कि ये ऐसा क्यों है? ये टर्शरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आया? यस। ओके, चलो बाय बाय। अब हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में ये सब लिख के लेंगे, राइट। ठीक है, मैं फोटो सेंड करता हूं, फोटो सेंड करता हूं। क्या क्या लिखना है एक बार दिखा देता हूँ यूट्यूब वालों के लिए। हाँ, यहाँ, उसके बाद ये, पहले ये,
थांबा, फिर ये, फिर ये। एक मिनट, चलिए ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग। और क्या क्या करना होता है?